नोटिफिकेशन फ्लेयर वाइज होती। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब कुछ करवाऊंगी। साथ में ये जो मैथ पेडागोजी के कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो रहा है आपका धीरे धीरे, और एग्ज़ाम तक टोटल कंप्लीट हो चुका होगा। और साथ में न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो भी मैं लास्ट में करवाती हूँ। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो आपको जानना ज़रूरी है मैथ पेडागोजी के लिए कि वो मैथ पेडागोजी में ही नहीं, ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ बंद सिरे वाले प्रश्न है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये दोनों के लिए मतलब कई सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन बनता है। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, बंद सिरे वाले प्रश्न, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ये क्या यूज़ किया जा रहा है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनके केवल क्या हो, एक आंसर हो। एक मतलब समझ लीजिएगा नंबर्स में एक, जिसके केवल एक आंसर्स हों, और क्या हो, जो आंसर देने का तरीका है वो भी केवल एक ही हो, तो ये कहलाते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मैं बोल दी आपको कि सबसे छोटी, ये बोल दी मैं, सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो क्या जो क्लास का स्टूडेंट होगा, मान लीजिए ये क्लास है, इसके सामने एक टीचर है, ये क्वेश्चन पुटअप कर रही हैं कि सबसे छोटी सम संख्या मतलब कि इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर आप बताइए। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे होंगे वो क्या बताएंगे, ये स्टूडेंट होगा ये भी यही बताएगा, इस सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर ओनली एक शब्द में ये बोल देगा कि 2 है, ये भी यही बोल देगा 2 है, ये भी यही बोल देगा 2 है, ये भी यही बोल देगा 2 है। क्या इसमें कोई और उत्तर देने का तरीका था? नहीं था। क्या कोई और आंसर हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि जिनके उत्तर एक ही हों और उत्तर देने का तरीका भी एक ही हो, वो होता है बंद सिरे वाला प्रश्न या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे देखते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर निश्चित होते हैं, जैसे कि मैं बोली स्मॉलेस्ट इवन नंबर या फिर बोल दी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताइए, जिनके उत्तर क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। उत्तर खोजने का केवल एक ही तरीका भी होता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, उस आयत का क्षेत्रफल, कोई आयत है उसका एरिया क्या होगा, जिसकी जो भुजा है वो क्या है 4 सेंटीमीटर और परिमाप है 25 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हर स्टूडेंट यही करेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। आपको पता होगा कि इसमें बच्चे अपने मन से कोई आंसर बदल बदल के नहीं दे सकते, इसका एक ही आंसर होगा, पहली बात। दूसरी बात, आंसर देने का तरीका भी एक ही होगा। तो तरीका तो हो सकता है एक दो कोई भी हो, लेकिन जो होता है लास्ट में हम आएंगे एक ही आंसर पर। इसमें कई आंसर नहीं हो सकते हैं और एक ही आंसर बिल्कुल फिक्स आंसर रहेगा इसका। जैसे कि आपको निकालना हो कि परिमाप दे दिया 25 सेंटीमीटर पेरीमीटर, तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 होता है, यल प्लस बी होता है। हम कर देंगे, हर स्टूडेंट यही करेगा, 2 यल प्लस बी, फिर कर देगा कितना दिया गया है परिमाप 25 इधर दे दिया, इधर यहाँ पे जो भुजा दिया गया है इसके जगह पे रख लेगा 2, यहाँ पे 4 प्लस बी इज इक्वल टू 25, फिर 25/2 करेगा। मतलब यही कैलकुलेशन करके एक आंसर आ जाएगा, वही हर स्टूडेंट करेगा। फिर 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपके काम का भी है, इसका आंसर आपको पता भी होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन कोई फिक्स होगा ना कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, कोई ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल देंगे, नहीं बोलेंगे कुछ भी, जितनी होंगी आप उतनी ही बोलेंगे। 15 बोल दिए, 10 बोल दिए, 5 बोल दिए, जितना एक फिक्स नंबर होगा ना, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। हालांकि मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 15 होती हैं। फिर 50 से 100 तक आप जाएंगे, 10 और बढ़ जाएगा। अगर 1 से 100 तक आप पूछेंगे तो कितना होगा, टोटल 25 होगा। फिर 125, 130 ऐसे 5 बढ़ता रहता है, 25 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 से 50 तक 15 होता है, फिर 50 से 100 तक 10 होता है, 15 10 25 हो जाएगा 1 से 100 तक। अब हम देखते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होता है, मुक्त सिरे वाले, जिसमें इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिए। इसमें क्या है, मैं बोल दी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन कोई बताइए, तो मुक्त, इसका हिंदी मतलब होता है मुक्त। आप मुक्त हैं, आप फ्री हैं, कुछ भी आंसर दें, कुछ भी अपने मर्जी से आंसर देने के लिए आप मुक्त हैं, ओपन है, फ्री हैं। ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए। ऐसे प्रश्न जिनके ना कोई निश्चित उत्तर होते हैं और ना ही कोई उत्तर देने की विधि। जैसे मैं बोल दूं आपको मैथ मतलब मैथ में आपका इंटरेस्ट है या नहीं, हर स्टूडेंट अलग अलग बताएगा, हाँ मुझे है। फिर मैं बोल दी क्यों है, तो हर स्टूडेंट अपना रीज़न क्या करेगा, अलग अलग बताएगा। तो ऐसे जो आंसर्स होते हैं वो होते हैं मुक्त सिरे वाले, जिसमें बच्चे स्वतंत्र हो अपने आंसर्स को देने के लिए, कोई भी तरीके से आंसर दें, कई आंसर हों।
उन संख्याओं का समुच्चय क्या होगा जिनका माध्य 5 है। तो इसमें कई संख्याएं हो जाएंगी कि जिसका माध्य 5, उनको संख्याओं का समुच्चय क्या होगा। माध्य का मतलब आपको पता ही होगा, मैं बता चुकी हूँ। समांतर माध्य किसे कहते हैं? माध्य उसे बोलते हैं जिसमें सारे टर्म को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अपान में टोटल नंबर लिख देंगे। तो ऐसे कई संख्याओं का समुच्चय मतलब कि होता है सेट। उन संख्याओं का सेट से क्या होगा जिसका मीन जो है माध्य है ये कितना है, 5 है। तो ये ऐसे कई भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे कि मैं 1 कर दी, 2 कर दी, 5 बीच में कर दी, 3 कर दी, इधर 4 कर दी। तो ऐसे कई संख्याएं हो जाएंगी, कोई एक सेट नहीं होगा, क्योंकि संख्याओं का हम जो ऑर्डर है वो चेंज करते रहेंगे। क्या गई थी मैं, 1 2 5 3 4 की थी, मान लीजिए यही आंसर है आपका। तो क्या करेंगे आप, फिर 2 कर देंगे, 1 कर देंगे, 5 कर देंगे, 4 कर देंगे, 3 कर देंगे। तो यही है, 5 तो माध्य कई संख्याओं का निकलेगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन ये होगा कि इसमें जो क्रम है ये हम चेंज कर सकते हैं, कोई एक फिक्स आंसर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका। फिर है आपको वर्ग के बारे में जो भी पता हो बताइए। कोई इसकी भुजा के बारे में बता देगा, कोई इसके एंगल के बारे में बता देगा, कोई इसके साइड, भुजा का मतलब होता है साइड, कोई साइड के बारे में बता देगा, कोई एंगल के बारे में बता देगा, कोई पेरीमीटर के बारे में बता देगा, कोई एरिया के बारे में बता देगा, कोई ये बता देगा कि इसकी चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो वर्ग होता है। तो ये आपके हो गए ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब देखते हैं, इससे भी आपका क्वेश्चन बना है। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर कौन सा होता है, नंबर कौन सा होता है। जब आपको ये बोला जाए कि उसके पास 3 पेन है, 3 पेन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर हो जाएगा। तो ये संख्यावाचक हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। और वहीं बोला जाए कि उसका तीसरा पेन कहाँ है, तीसरा पेन कहाँ है, 3 ना बोल के तीसरा बोल दिया जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो वो हो जाएंगे आपके ऑर्डर, क्रम हो जाएंगे, क्रमवाचक संख्या उसे कहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अनंत तक चले जाइए। संख्यावाचक में 1 2 3 4 एग्जाम्पल बता ही चुकी हूँ, ये संख्यावाचक हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड करेंगे हम। फिर प्राथमिक स्तर पर संख्या की समझ को पढ़ाने का जो नंबर्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, अगर नंबर्स को पढ़ाना है, जैसे कि नंबर, इसका क्या मतलब होगा, नंबर्स को पढ़ाने का क्या मतलब है, आप फेस वैल्यू पढ़ाइए, फेस वैल्यू पढ़ाइए, प्लेस वैल्यू पढ़ाइए, इवन नंबर पढ़ाइए, ऑड नंबर पढ़ाइए, कंपोजिट नंबर पढ़ाइए, प्राइम नंबर पढ़ाइए, को प्राइम नंबर पढ़ाइए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो भी सारी संख्याएं होती हैं इनको पढ़ाइए। यही संख्या की समझ है, जोड़ना, घटाना, सिखाना सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो इसमें क्या ज़रूरी होता है, इसको पढ़ाने का तरीका क्या होता है, अगर नंबर्स को पढ़ाना हो बच्चों में, तो शिक्षार्थियों को गिनती का अनुभव होने के बाद ही इसके जो तरीके होते हैं ये आप देखिए। क्या होता है इसमें, ये बोला जा रहा है कि पहले गिनती का अनुभव बच्चों को हो जाता है, फिर वो अंतर्दर्शी का मतलब डीप में समझना, डीप में किसी चीज़ के जाके समझना। जैसे कि ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला तो अंतर्दर्शी समझ होना ज़रूरी है, डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन उस नॉलेज को के होने से पहले क्या ज़रूरी है, ओवरऑल जो गिनती है आपकी इसको जानना। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि 1 2 3 4 ये गिनती है, फिर वो जानते हैं कि एक क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, मतलब स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है आपका, 1 है, फिर वो इसके बाद जानते हैं। तो यही है, पहले वो ओवरऑल जान जाते हैं कि ये 1 2 3 4 ये क्या है, 1 2 3 4, ये आप चले जाइए इनफाइनाइट तक, ये गिनती है। सबसे पहले बच्चे ये जान जाते हैं, चाहे वो लिखना जाने या फिर ना जाने, पढ़ना जाने या फिर ना जाने, लेकिन ओरली वो मौखिक तरीके से ये जान जाते हैं कि ये गिनती है आपकी, ये काउंटिंग है। लेकिन इसके बाद ही वो जान पाते हैं कि इसमें 1 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी विषम संख्या जिसे बोला जाएगा, या ये उसके बाद ही जान पाएंगे कि 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। तो ये चीज़ें होती हैं, यही इसी को बोला जाता है अंतर्दर्शी समझ। तो यही कहा जा रहा है यहाँ, शिक्षार्थियों को गिनती का अनुभव होने के बाद ही अंतर्दर्शी समझ जिया जाना चाहिए। मतलब कि आप पहले गिनती सिखाइए, 1 2 3 4 गिनती है ये, फिर आप सिखाइए कि इसमें ये प्राइम नंबर है, ये को प्राइम है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये सारी चीज़ें बाद में सिखाई जानी चाहिए, अंतर्दर्शी समझ बाद में। फिर है, ये ज़रूरी नहीं कि बच्चों को गिनती को क्रम से ही लिखना सिखाया जाए। आप देखे होंगे जब छोटे बच्चे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पहले 1 ही लिखें, कभी कभी वो 0 बनाने, 0 तो मान लीजिए पहले ही क्रम हो जाएगा ये, लेकिन दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, ज़रूरी नहीं पहले 1 लिखें, हो सकता है इसके पहले वो 8 लिखना सीख जाए, हो सकता है इसके पहले वो 6 लिखना सीख जाए, हो सकता है वो पहले 100 लिखना सीखें फिर वो 99 लिखना सीखें। तो जरूरी नहीं क्रम में लिखना सिखाया जाए। ये चीज़ हो गई, अंतर्दर्शी समझ हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब फिर आपका थर्ड है, अनुक्रम असंगति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनुक्रम असंगति का मतलब ये है कि पहले बच्चे क्या करते हैं, लिखना सीख लेते हैं, फिर संख्या का नाम सीखते हैं। जैसे कि हम बोल दिए बच्चे को कि बेटा 9 बनाओ,
9 बनाओ, तो वो पहले 9 बना लेगा, फिर उसे पता चलेगा कि ये 9 है, 9 है ये। तो यही है अनुक्रम असंगति, इसी को बोला जाता है कि संगति तो वो है कि पहले वो नाम जानता फिर वो बनाता, लेकिन ये इसमें असंगति चलती है, क्रम के हिसाब से ऑर्डर फॉलो नहीं होता, इसी को बोला जाता है अनुक्रम असंगति। मतलब कि क्रम को फॉलो ना करना, कि पहले पढ़ना फिर लिखाना सीखना, ऐसा नहीं होता है। पहले लिखना हो सकता है सीख जाए, फिर पढ़ना, उस संख्या का नाम सीखे। हो गई 3 चीज़ें। एक तो पहले गिनती सिखाइए, फिर अंतर्दर्शी समझ मतलब डीप नॉलेज, उसकी गिनती के बारे में बताइए। दूसरी है कि हो जरूरी नहीं कि वो क्रम से लिखें, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ अनुक्रम असंगति, मतलब जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर को फॉलो करें, हो सकता है पहले लिखना सीखें फिर पढ़ना सीखें, ये चीज़ें होती हैं। अभी इस पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैसे, मतलब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। त्रिविम विवेचन, 3 डायमेंशनल जो विवेचन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि दिक् स्थान की समझ, ये क्या है, इसे हिंदी में बोला जाता है स्टेरोस्कोपिक परसेप्शन। यहाँ पे है वस्तुओं के आयाम और स्थान को समझना और उनके बीच में रिलेशन निकालना ही। जो वस्तु होते हैं इनके आयाम का मतलब ये है कि ये 2D है या 3D है, इसके कितने कोने हैं, ये ही तो आयाम होता है, कितने सिरे हैं, कितने शीर्ष हैं, कितनी भुजाएं हैं। आयाम को साथ में स्थान, क्या उसका पोजीशन है, इस चीज़ को समझना ही क्या कहलाएगा, अंतर्दर्शी, ये जो है आपका दिक् स्थान या त्रिविम विवेचन कहलाएगा। और उसके बीच में क्या करना, रिलेशन भी निकालना, यही होगा स्थान विवेचन। इसमें स्थानिक तर्क का विकास होता है, स्थानिक तर्क, स्पेशियल नॉलेज का विकास होगा और आकृति को पहचाना जाएगा। बिल्कुल, जब स्थानीय जो स्पेशियल तर्क है इसका डेवलपमेंट होगा तो आकृति को पहचानने का भी काम होगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, साथ में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे, ताकि क्योंकि आपका जो मैथ होता है उसमें 15 पेडागॉजी 15 न्यूमेरिकल वाला, दोनों कवर होना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे PDF चेंज करती हूँ। ये क्वेश्चन है आपका जिस पे बेस्ड मैं पढ़ा चुकी हूँ। गणित की कक्षा में मैथमेटिक्स का क्लासरूम है, निम्नलिखित में से कुछ प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पे उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, अब एक पॉइंट आप पढ़ लिए फिर आप देखिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। ये देखिए, बंद सिरे वाले, मुक्त सिरे वाले, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसमें से कौन सा ओपन एंडेड है, कौन सा क्लोज एंडेड है, तो मैं इसको पढ़ा ही चुकी हूँ आपको, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड को। यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर क्या है 30 सेंटीमीटर। इसका केवल एक फैक्चुअल आंसर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज एंडेड हो जाएगा, ये क्लोज एंडेड होगा ए वाला। फिर बी वाला क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय क्या होगा जिनका माध्यक 4 है। ऐसे कई सेट्स मिल जाएंगे जिनका माध्यक मीडियन क्या हो 4 हो, तो ये हो जाएगा ओपन एंडेड, ये ओपन एंडेड हो जाएगा, मुक्त सिरे वाले जिसे बोला जाता है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए, ये क्या हो जाएगा, जो सी वाला है इसमें जो सूची बनेगी 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं के, तो कुछ फिक्स नंबर होंगे, 2 3 4 कुछ फिक्स नंबर होंगे, तो ये भी हो जाएगा आपका क्लोज एंडेड। फिर है 4D वाला, आयतों के बारे में आपको जो भी, जब भी बच्चे आंसर्स को देने के लिए स्वतंत्र कई आंसर्स हो तो वो होते हैं ओपन एंडेड, मतलब कि मुक्त सिरे वाले। तो बी और डी ओपन एंडेड है, ए और सी क्लोज एंडेड है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, ACBD, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 वाला सही हो जाएगा। AC क्या है, क्लोज है, ए और सी जिसको मैं अभी बता चुकी हूँ, और बी और डी क्या है, ओपन एंडेड है, बी और डी आपके ओपन एंडेड है। ये देखिए, ये दोनों क्लोज एंडेड है, ए और सी वाले, और बी और डी वाले ओपन एंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज करती हूँ मैं। ये क्वेश्चन है आपका, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल, जो कि अच्छी प्रक्रिया है, डिजायरेबल प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। देखते हैं, पहला, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। जो ओपन एंडेड वाले प्रश्न होते हैं, मुक्त उत्तर वाले, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये गलत है ये। फिर है, इससे बोल रहा बचने के लिए, इससे बचना नहीं चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं ये। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो कि मैं बोली हूँ, अंतर्दर्शी समझ को क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्दर्शी समझ क्या होता है मैं बता ही चुकी हूँ आपको। अंतर्दर्शी समझ वही होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिनती के बारे में या फिर जो भी बता रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है, काउंटिंग है, जो भी चीज़ें बता रहे हैं सबसे पहले उसको बताएंगे, फिर प्रोसेस आपका बाद में आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। नंबर्स एट प्राइमरी लेवल, जो नंबर्स होते हैं प्राइमरी लेवल पे, सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ, उनके बारे में, संख्याओं के बढ़ा जो नंबर्स होते हैं प्राइमरी लेवल पे उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अभी मैं बोली हूँ कि जो अंतर्दर्शी समझ होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये तो सही है, ये सही है। फिर है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना, लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है कि वो पहले पढ़ना ही सीखें, लिखना भी पहले सीख सकते हैं। कि राइटिंग नंबर्स शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर बी वाला भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला नहीं सही होगा, अनुक्रम में बोला है पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या बताई थी, जरूरी नहीं कि अनुक्रम हो, तो बी वाला यहाँ पे नहीं सही होगा, ये गलत है, ए वाला सही होगा। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुक्रम में, ऑर्डर में ही पढ़ाना चाहिए, जबकि मैं पढ़ाई हूँ आपको कि ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, अनुक्रम असंगति होता है इसमें। फिर है गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखाना आना चाहिए, बिल्कुल ये वाला क्या है, गणना से पहले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं शुड प्रोसीड काउंटिंग, क्या उसके पहले लिखना सिखाना चाहिए, जरूरी नहीं है ऐसा। फिर है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी वाला मैं पढ़ाई थी। जो अनुक्रम ऑर्डर इररिलेवेंस है यहाँ पे, इनको क्या होना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, डी वाला भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और डी जो है ऑप्शन वो सही होंगे, बाकी सारे गलत हैं। ए और डी, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ए सही है और डी सही है। जो ऑर्डर इररिलेवेंस है इनको और इनकरेज करना चाहिए, साथ में अंतर्दर्शी समझ है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सबसे अधिक संभावना है। यहाँ पे देखेंगे हम सबसे ज़्यादा स्पेशल जो नॉलेज है वो किसमें, स्पेशल रीजनिंग है वो किसमें सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। पहला है, इसमें क्या बोली थी मैं, किसी आकृति को पहचाना जाता है, यही होता है इसमें स्पेशल रीजनिंग का डेवलपमेंट होता है, किसी आकृति को जिसके माध्यम से हम पहचानते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में, एक संख्या चार्ट के नमूने को पहचानना, संख्या चार्ट का नमूना नहीं, मैं फिगर की बात की थी, आकृति की बात की थी, जहाँ पे आकृति को पहचानने का ऑप्शन होगा वही सही होगा। सुडोकू पहेली ये भी खाने वाला बनता है, इसका भी नहीं होगा। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख मैं बता चुकी हूँ, ग्राफ टाइप का होता है, आंकड़ों का वितरण दिखाया जाता है जिसपे। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, आकृतियों को पहचानने की बात हो रही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जो टेस्लेटिंग होते हैं उनके फिगर को आइडेंटिफाई करना, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को फ्रैक्शन की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सही होगा, मोस्ट सुटेबल है। गिनतारा, फ्रैक्शन के लिए मैं क्या बोली थी कि अगर आप बच्चे को फ्रैक्शन पढ़ाना हो तो जो रॉड्स होते हैं क्विजेनियर के, ये वाले सही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, क्विजेनियर रॉड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। संख्या चार्ट से नंबर्स को पढ़ाया जाता है, फ्रैक्शन को नहीं। जियो बोर्ड से भी नंबर्स, और जो गिनतारा होता है ये तो टेलर वगैरह में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे, गणित की प्रकृति के नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये पढ़ा चुकी हूँ, कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है मैथमेटिक्स के नेचर में। तो यहाँ पे पहला है, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल, लॉजिक तो लगता ही है, जहाँ पे लॉजिक दिखे वो ऑप्शन सही होते हैं। संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, फिर ये भी श्रेणीबद्ध ही है, पहले हम काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3, फिर इसके प्रोसेस को जोड़ना घटाना सब कुछ सीखते हैं। फिर प्राथमिक स्तर पर गणित क्या है, प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल हो, अपर प्राइमरी लेवल हो, जूनियर हो, जैसी कोई वगैरह हो, कोई लेवल हो, ये हमेशा क्या है, ये प्रत्यक्ष जो होता है तो बहुत कम ही प्रत्यक्ष है, ये हमेशा अब्स्ट्रैक्ट रहता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो अब्स्ट्रैक्ट वाली है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर अब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे बोल रहा है कि अब्स्ट्रैक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये गलत है, अब्स्ट्रैक्ट ही होता है मैथमेटिक्स, और सत्य नहीं वाला पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आपका 53, निम्नलिखित में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ऑर्डर, यहाँ पे देखना है कि जो नंबर 3 है इसका क्रम सूचक ऑर्डर पूछा जा रहा है। क्रम क्या मैं बोली थी, ऑर्डरवाचक जो नंबर, ऑर्डर वाले नंबर होते हैं वो दूसरा तीसरा चौथा होता है, वही जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 होते हैं। ये देखिए 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, और ऑर्डर हो जाएगा तीसरी मंजिल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54
रहा है, शुद्ध कथन को पहचानिए। यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको पहचानना है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा। यदि कोई टू फिगर्स है वह सेम एरिया डियर पेरीमीटर आर इक्वल, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके सेम जो है एरिया हो उसके पेरीमीटर भी इक्वल होंगे? तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ये दो आकृतियों का परिमाप समान है, पेरीमीटर समान है, तो उनका क्षेत्रफल समान होगा? ये भी नहीं ज़रूरी है। फिर है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। परिमाप का मात्रक, ये जो परिमाप होता है इसका मात्रक सेंटीमीटर जैसे है, और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये डबल यूनिट लेता है। फिर है फोर्थ वाला, देखते हैं। किसी आकृति का आकार और उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही है। जो फिगर होता है वो क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है पेरीमीटर को, जो शेप होता है। जैसे कि आयत है, अगर मान लीजिए रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसका परिमाप क्या होगा, 2 होता है, यल प्लस बी होता है। वहीं जैसे ही फिगर आपका चेंज हुआ, वो वर्ग में कन्वर्ट हो गया, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका आपका हो जाएगा 4a, सबको जोड़ लिया जाएगा पेरीमीटर। तो ये क्या करता है, जो फिगर है वो डिटरमाइन करता है किसको, पेरीमीटर को। फिगर से ही तो आप निकालते हैं। शंकु होगा तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे, बेलन होगा तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो यही है, फिगर क्या करता है, डिटरमाइन करता है पेरीमीटर को। ऑप्शन नंबर 4 वाला भी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे दिया गया है राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में ताड़पीन का तेल है। राजू के पास कोई 20 लीटर वाला प्रत्येक 5 बर्तनों में ताड़पीन का तेल है, मतलब कि 5 बर्तन 20-20 लीटर वाले हैं। अगर 20 लीटर वाले 5 बर्तन होंगे तो कितने लीटर टोटल इसके पास ताड़पीन है, तो इसके पास टोटल 20 पंजे 100 लीटर है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर एक बर्तन में 20 लीटर रखा गया है तो पांचों बर्तनों में क्या हो जाएगा, 20-20-20, 5 बार 20 पंजे 100 लीटर टोटल इसके पास क्या है, ताड़पीन है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आप देखा करिए कि कितने लीटर टोटल इसके पास है। तो इसके पास हो गया टोटल 100 लीटर ताड़पीन। अब इसमें से उसको भरना है अलग अलग लीटर में, अलग अलग मतलब बर्तनों में। क्योंकि इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसलिए हम देखेंगे सबसे पहले उसके पास टोटल चीज़ें कितनी हैं, फिर हम इसी 100 लीटर को बांटेंगे जितने बर्तनों में पूछा गया होगा। अब इसको 100 लीटर को भरना है हमें 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में भरा। वो 5 लीटर वाले 10 बर्तन, अगर एक बर्तन में वो 5 लीटर भर रहा है तो 10 बर्तन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 पच्चे 50 लीटर वो भर चुका है। अब बचा कितना, 50 बचा होगा, 100 में से 50 लीटर तो भर चुका। अब फिर कह रहा है कि 2 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तन का क्या मतलब है, अगर एक बर्तन में 2 लीटर है, आप अपने आप से कॉमन सेंस लगाइए, अगर एक बर्तन में 2 लीटर रखा हुआ 10 बर्तन में कितना हो जाएगा, 10 × 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 लीटर। मतलब कि 20 लीटर वो फिर भर चुका है, तो 70 लीटर टोटल उसने भर चुका है। अब क्या बोल रहा है, 70 लीटर भर चुका वो 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा, और बाकी जो बचा 70 लीटर भर चुका, 100 में से बचा कितना, 30 लीटर, और बोल रहा है कि वही 30 लीटर वो 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा, 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा। अब 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या कितनी होगी, मतलब कि अगर 30 लीटर को आपको 1-1 लीटर वाले बर्तन में भरना हो तो 30 ही तो होगा, क्योंकि एक बर्तन में 1 लीटर, तो 30 लीटर अगर भरना है तो 30 बर्तन उसके लिए चाहिए होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड वाला सही हो जाएगा, 30 लीटर। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप पहले टोटल निकाल लिया करिए कि उसके पास सामान कितने हैं, कोई सामान हो, कोई लिक्विड हो, कुछ भी हो, टोटल निकालिए। टोटल यहाँ पे कितना निकला, 20 लीटर एक बर्तन में रखा था, 5 बर्तन में टोटल रखा था, तो 100 लीटर टोटल निकला। अब इसी को बांटना है, आप देख रहे हैं बाद में बांटने का काम कर रहा है, इतना लीटर उसमें, इतना लीटर उसमें, कई बर्तन ले लिया, 3 पॉट ले लिया, और इसके बाद वो इसी को बांटने की कोशिश कर रहा है। फिर बोल रहा है कि 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में, 5 लीटर वाले 10 बर्तन, अगर एक बर्तन में 5 लीटर रखा जाए कोई सामान, तो 10 बर्तनों में कितना हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा। तो ये 50 लीटर इसमें भर दिया। फिर क्या हुआ, फिर वो बोल रहा है कि आगे 2 लीटर वाले 10 बर्तनों में, अगर एक बर्तन में 2 लीटर है तो 10 बर्तनों में 20 लीटर, 20 लीटर ये भर दिया। अब टोटल 70 लीटर तो भर ही दिया इसने। अब बचा आपका 30 लीटर, वही 30 लीटर भरना था, और 30 लीटर के लिए वो ये भी बोल दिया कि 1 लीटर वाले बर्तन लेने हैं, तो 30 लीटर के लिए 30 बर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन वाला सही था, सेकंड वाला सही हो जाएगा। जब भी ऐसे करने हो टोटल निकालिए, फिर उसको बांट दीजिए। बस आपको क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, कोई डीप में मैथ नहीं पूछा जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे सिमेट्री लाइन किस रेखा के पास नहीं है, इसको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट में देख लीजिए, सममिति रेखा यहाँ पे है, किसमें नहीं है। तो जो आपका पहला अक्षर है
यल, इसमें सिमेट्री लाइन नहीं है। सिमेट्री लाइन, सममिति रेखा उसे बोलते हैं, ऐसी रेखा जो किसी भी फिगर को या आकृति को, या 5G बस लिख दे रही हूँ मैं शॉर्टकट में, किसी भी फिगर को किसमें दो पार्ट में बांट दे। जैसे कि ए मान लीजिए है, यहाँ पे ए है, इसको दो पार्ट में बराबर इक्वली बांटना है। कोई भी ऐसी रेखा जो किसी भी फिगर को दो पार्ट में इक्वली बांट दे वही सममिति रेखा है। तो इसमें नहीं होता है, ए में होता है, यम में होता है, यक्स में होता है। यक्स को दो देखिए ऐसे बांट सकते हैं, यम को ऐसे बांट सकते हैं हम, इसमें क्षैतिज है, इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा है। ए को भी हम ऐसे बांट सकते हैं, ए को, इसमें भी ऊर्ध्वाधर है। तो ऐसा कोई फिगर जिसको हम दो पार्ट में बांट सकें तो वही होता है सममिति रेखा। सममिति रेखा वही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें सममिति रेखा नहीं है। ए को देख लीजिएगा एक बार, ये देखिए ऐसे आप बांटेंगे, इसमें ऊर्ध्वाधर सममित रेखा हो गया। ऐसी कोई रेखा, ऐसा कोई फिगर जिसको दो पार्ट में बांटा जा सके। यम है आपका, इसमें इसको भी 20 से काट दीजिए। यक्स है आपका, इसको ऐसे काट दीजिए। तो सममिति रेखाएं इसमें है, इसमें नहीं है। मैं टोटल जो 26 लेटर्स हैं वॉवल कॉन्सोनेंट को मिला के मैं बता दूंगी किस में होता है किस में नहीं। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा किस में है और क्षैतिज सममिति रेखा किस में है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है और क्षैतिज का मतलब ये होता है जो क्षितिज पर पड़ा रहे। क्षितिज मतलब धरती पर ऐसे लेटा हुआ, लेटिट्यूड बोला जाता है। और ये देखिए, ये इसमें भी ऊर्ध्वाधर है, जिसमें खड़े खड़े ऐसे हो, और जिसमें ऐसे हो लेटा हुआ लेटिट्यूड, वो होता है आपका क्षैतिज। इसको कल के वीडियो में डिटेल में बता दूंगी आपको। और बाकी यहाँ पे हम देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएँ कि इसमें कौन सा है, तो आपको क्या करना है, यही वाला निकालना है कि यहाँ पे 702 होगा या 712 होगा। मतलब यहाँ पे जो स्टार बना है, यहाँ पे कौन सा अंक इसमें से आएगा। और अंक कैसे आप निकालेंगे ऐसे, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स इंटू 123 होता और बाद में होता 92,496। तो आपको अगर यक्स का मान यहाँ पे निकालना होता तो क्या करते, 123 से यहाँ पे भाग ही तो देते, तो वही फिर यहाँ पे भी कर लीजिए। जैसे ही आप 123 से इसमें भाग देंगे, संख्या आपको क्या निकल के आ जाएगी, जो संख्या आपको निकल के आएगी वही आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। तो आपका आ जाएगा 752 आ जाएगा। आप भाग दे के देखिएगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 7 2 तो है, 5 नहीं है, स्टार की जगह पे 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आपको भाग देके ऐसे संख्याओं में देखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 60 है, द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इन डिजिट को यूज़ करके बनाना है। अब हम देखते हैं डिजिट कौन कौन से दिए गए हैं। जब भी ऐसे डिजिट दिए रहें तो आपको जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए एक बार आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी, छोटी संख्या मिलेगी बढ़ते क्रम में। और जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। अब हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे पहले क्या है, हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जिसे बढ़ते क्रम बोला जाता है। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या होता है, 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 6 अंकों की होनी चाहिए। मतलब कि 2 2 4 कितने अंक दिए गए हैं, 6 अंक दिए गए हैं। तो हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब हम 0 को पहले नहीं लिखेंगे। अगर हम 0 को, आप 0 1 कहेंगे, अगर मान लीजिए 1 0 कोई संख्या दी गई है, बोला जा रहा है कि इससे बढ़ते क्रम मतलब बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी, 1 और 0 से मिला के सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो आप क्या कहेंगे, आप एक घटते क्रम में लिख देंगे, सबसे पहले 1 लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे, ये हो जाएगी। लेकिन अगर यही बोला जाए कि 1 और 0 को मिला के 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो क्या आप इसको 0 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 अंक की नहीं होगी। जब तक कि एक 0 के आगे कोई यहाँ पर डिजिट नहीं होगा तब तक ये काउंटिंग नहीं होगा। अगर किसी भी संख्या के सामने 0 है और उसके सामने 0 के बगल में कुछ नहीं है, तो ये बाय साइड की बात कर रही हूँ मैं, तो ये संख्या नहीं मानी जाएगी। तो इसी प्रकार से यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते समय बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पे 0 है, लेकिन वो 0 इधर पड़ जाएगी तो वो 5 अंक की बन जाएगी, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे, फिर हम 6 लिखेंगे, फिर हम 9 लिखेंगे। अब फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, ये हमारी सबसे छोटी संख्या बनेगी।
छोटी संख्या। अब फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सबसे बड़ी संख्या पहले लेनी है। 9 हम पहले लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे। अब देखिए 0 लेंगे, जब 0 आपका दाएं तरफ रहेगा, दाएं हाथ की तरफ, ट्रिक देखिएगा, जब 0 आपका दाएं हाथ की तरफ रहेगा तो वो संख्या में काउंट होगा। लेकिन अगर वही 0 यहाँ आ जाता तो ये 5 अंक की संख्या बन जाती, ये तब काउंट नहीं होता, क्योंकि इसके पहले कोई डिजिट नहीं था। बाएं भाग में जब 0 रहेगा तो उसके पहले कोई डिजिट होना चाहिए, नहीं तो 5 अंक की संख्या हो जाती वो, क्योंकि काउंट नहीं होता है। अब संख्याएं आपको मिल गई दोनों, यहाँ पे ये मिल गया और यहाँ पे ये मिल गया। अब बोल रहा है और कि क्या हो, इसका अंतर निकाल रहा है। अब इसी को आप घटा लेंगे, फिर आपके घटाने के बाद क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला संख्या पहला वाला जो है 8 6 1 7 4 1, ये वाला संख्या आ जाएगी आपकी। तो आप सभी का आंसर यही हो जाएगा। आप सभी घटा के देख लीजिएगा, नंबर्स मैं निकाल दी हूँ यहाँ पे, देखिए। अब घटाना कैसे है, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से बड़े में से छोटे को घटाइएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 8 जा 6 और ये जो है 8 लाख आएगा आपका, 8,61,741। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बड़ी संख्या ये है, इसमें से इस संख्या को घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और आपको यहाँ पे बस यही ध्यान देना था, इसीलिए 0 दिया ही था कि कहीं आप 0 1 करके 3 9 जो भी है 3 6 फिर 5 करके फिर 9 ना कर दें, तब ये हो जाती है आपकी 2 2 4 1 5 5 अंक की संख्या हो जाती है, 5 अंक की। ये 6 अंक की नहीं कहलाती, क्योंकि 0 के पहले कुछ था नहीं। यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना था। 0 जब बाएं हाथ की तरफ रहेगा उसका काउंटिंग नहीं होगा, जब तक कि उसके सामने कोई नंबर ना आ जाए, और 0 जब दाएं हाथ की तरफ होगा तो उसका काउंटिंग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो सिमेट्री लाइन वाला है कॉन्सेप्ट, ये मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, और एंगल वाला यहाँ पे देखिए, एंगल पूछा गया है, ये वाले क्वेश्चन भी करवा दूंगी। ओके, आप क्लास में बने रहिएगा। क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।